Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine and doing well, inshallah. Welcome to Rise and Shine with Dr. Zoology. Dear students, thank you very much for your positive feedback on my previous videos. However, कुछ students ने मुझसे पूछा है कि सर हमें तो scholarships का पता ही कोई नहीं कि scholarships क्या होते हैं, कैसे होते हैं और हम foreign scholarship कैसे win कर सकते हैं। एक स्टूडेंट ने ये भी क्वेश्चन पूछा है कि सर आपने जो लास्ट वीडियोस बनाई हैं वो दोनों चाइनीज स्कॉलरशिप्स को डील करती है, तो और भी स्कॉलरशिप्स के हवाले से आप बताएं एक रास्ता ग्लोब जो दूसरे कंट्रीज के लिए स्कॉलरशिप्स देते हैं, फुली फंडेड या पार्शली फंडेड, या फिर दूसरे जो स्कॉलरशिप्स के टाइप्स है उनके हवाले से बताएं। तो इस सेशन में आपको बेसिकली मैं बताऊंगा कि आप किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अपना एप्लीकेशन पैकेज कैसे प्रिपेयर करेंगे, या एप्लीकेशन पैकेज क्या चीज़ है, या एप्लीकेशन पैकेज में कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है। और एट द सेम टाइम मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अक्रॉस द ग्लोब अगर हम यूएस की बात करें, यूरोप की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, इसी तरह से एशियन कंट्रीज की बात करें, तो कौन कौन सी कंट्री कौन कौन से टाइप की स्कॉलरशिप जो है वो प्रोवाइड करती है। अब हमारे पास यहाँ पे आपको मैं ऑलमोस्ट 30-35 स्कॉलरशिप स्कीम्स बताऊंगा, और उनमें से किसी भी स्कॉलरशिप स्कीम के हवाले से आप अपने पैकेज को कस्टमाइज कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, और उन स्कॉलरशिप्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इस सेशन में जो चीदा चीदा चीज़ें, जो अहम अहम चीज़ें मैं कवर करूंगा, उसमें से एक ये है कि मैं आपको बताऊंगा कि स्कॉलरशिप क्या है, या स्कॉलरशिप के टाइप्स क्या है, और स्कॉलरशिप कौन ले सकता है। इसी तरह कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, और जब आप किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ों की केयर करनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए। और इसी तरह से फिर मैं अराउंड द ग्लोब, अक्रॉस द ग्लोब, पूरी दुनिया में जो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ है स्कॉलरशिप्स के, उन अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से मैं बात करूंगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि आप फॉरेन स्कॉलरशिप अगर विन करना चाहते हैं तो आप कैसे विन करेंगे, और अगर आप अपने एप्लीकेशन पैकेज को स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं तो कैसे स्ट्रेंथन करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप क्या होता है? स्कॉलरशिप बेसिकली फाइनेंशियल एड होता है, जिसका मकसद ये होता है कि वो स्टूडेंट जो आगे पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन वो अपने खर्चे पे पढ़ना जो है चाहते हैं लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ऐसे स्टूडेंट जो अपने अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनको एजुकेशन फ्री में प्रोवाइड की जाए। अब ये जो एजुकेशन है अमूमन ये पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज के लिए होता है, यानी मास्टर्स और पीएचडीज के लिए। कभी कभार बीएस या बैचलर्स के लिए भी स्कॉलरशिप्स मिलते हैं, बट वो छिने गिने हैं या बहुत कम होते हैं। ज्यादा अपॉर्चुनिटीज जो है वो मास्टर्स के लिए होते हैं या पीएचडी डिग्रीज के लिए होते हैं। अब हमारे पास स्कॉलरशिप्स जो है या तो वो पार्शियल स्कॉलरशिप होता है। पार्शियल स्कॉलरशिप का मतलब ये है कि ये आपका ट्यूशन फी कवर करता है, बाकी वहाँ पे रहन सहन, वहाँ पे जो आप खाते पीते हैं उसके लिए आप अपने पैसे खर्च करते हैं। या तो ट्यूशन फी वो कवर कर देते हैं और आपको किसी रिसर्च प्रोजेक्ट से पैसे थोड़े बहुत मिल जाते हैं, या वहाँ पे आपको रिसर्च असिस्टेंट या टीचिंग असिस्टेंट की जॉब वो साथ में दे देते हैं, तो वहाँ से आप अपने अखराजात जो है वो कवर अप करते हैं। कभी कभार आप होटल्स में और इधर उधर पार्ट टाइम जॉब करते हैं, और पार्ट टाइम जॉब के बाद जो है आप अपने अखराजात पूरे करते हैं, या फिर कभी कभार आपका ट्यूशन फी वो कवर करते हैं, बाकी जो आपकी अखराजात है वो आप अपने घर से पूरे करते हैं। इसी तरह से दूसरा टाइप जो है वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। तो एक मुतवस्सित तबके या एक गरीब घराने के बच्चे के लिए जो सबसे अहम चीज है वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। फुली फंडेड स्कॉलरशिप का मतलब ये है कि वहाँ पे आपका ट्यूशन फी भी फ्री, इसी तरह से आपका रहना सहना, वहाँ पे आपकी जो रहन सहन है वो भी फ्री, इसी तरह से आपको पॉकेट मनी भी मिलती रहे, स्टाइपेंड भी मिलता रहे, जिससे आप अपने डे टू डे हैपनिंग्स और डे टू डे एक्टिविटीज और डे टू डे आपके जो एक्सपेंसेस है वो भी बर्दाश्त करें। और एट द सेम टाइम समटाइम्स ये फुली फंडेड में इतना जबरदस्त पैकेज आपको मिल जाता है कि आपकी पीएचडी या आपका मास्टर जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपके पास एक वाफिर मिकदार में पैसे भी बच जाते हैं।
इसी तरह से तीसरा टाइप है एक्सचेंज प्रोग्राम्स। अब एक्सचेंज प्रोग्राम्स में बेसिकली आप एक्सचेंज प्रोग्राम्स विन करते हैं या प्रोजेक्ट्स लिख के विन करते हैं, या फिर आप अप्लाई करते हैं और एक सेमेस्टर के लिए, या फिर आप एक साल के लिए, या फिर अपनी रिसर्च ड्यूरेशन के लिए आप किसी और कंट्री में जाते हैं और वहां पे आप अपनी रिसर्च पूरी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं पीएचडी कर रहा था नानजिंग यूनिवर्सिटी से, तो अपनी रिसर्च के लिए मैंने सकूरा साइंस प्रोजेक्ट विन किया था जापान का, और फिर मैं चाइना से जापान गया और जापान में मैंने कुछ रिसर्च एक्टिविटीज अपने कंडक्ट करवाए, कुछ रिसर्च का जो कुछ पोर्शन था वो उधर कंडक्ट कराया, और फिर वापस चाइना गए और चाइना में मैंने अपनी डिग्री डिफेंड की और वहां से मैंने फिर डिग्री ले ली। तो इस तरह के एक्सचेंज प्रोग्राम्स पे आप जा सकते हैं। इसके अलावा समर इंटर्नशिप्स होते हैं, तो समर इंटर्नशिप्स बीएस के लेवल पे हो सकते हैं, मास्टर्स के लेवल पे भी हो सकते हैं, बट बीएस के लेवल्स पे ये ज्यादा मजेदार होते हैं, क्योंकि आप एक समर के लिए कहीं जाते हैं और वहां पे आप एक समर जो है सेमेस्टर वो लगवाते हैं, और वहां पे आप रिसर्च या रिसर्च से रिलेटेड कोई टेक्निक वगैरह आप सीखते हैं और फिर अपने होम कंट्री में आते हैं। रिसेंटली ओएस्ट जापान की एक यूनिवर्सिटी है, ओकिनावा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उन्होंने ऐसे इंटर्नशिप्स का जो है आगाज किया है, और साउथ एशियन कंट्रीज से वो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को जो है हेल्प आउट करते हैं। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन समर इंटर्नशिप्स, तो आप ओवेस्ट को अपने माइंड में रखिए और वहां आप अप्लाई कर सकते हैं। अब एक और बात जो स्टूडेंट्स के माइंड्स में आती है कि स्कॉलरशिप कौन हासिल कर सकता है या कौन विन कर सकता है। तो कीप इन माइंड, स्कॉलरशिप सिर्फ उन स्टूडेंट्स को नहीं मिलती जिनका 4/4 CGPA हो, बल्कि अगर आपका CGPA 3.5 प्लस में है तो यू आर अ गुड फिट और आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। समहाउ अगर आपका CGPA 3.5 से भी कम है और 3 से ऊपर है, तो फिर आप क्या करें। आपके लिए जबरदस्त जो है काम ये है कि आप यूडेमी, कोर्सेरा, EDX, एलिसन और इसी तरह से जो मैसिव ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है, मोक्स के नाम से जो जाने जाते हैं, उस पे आप अपने लिए सर्टिफिकेशन करें और सर्टिफिकेट्स कोर्सेज करें। वो सर्टिफिकेशंस और सर्टिफिकेट कोर्सेज जो आप करते हैं, वो आपके स्कॉलरशिप के दौरान जब आप कम्युनिकेट करते हैं सुपरवाइजर के साथ, लेट्स से इफ यू नीड एन एक्सेप्टेंस लेटर, तो उस दौरान आप वो उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप अपनी सीवी में ये मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपका CGPA इतना अच्छा नहीं है, देन यू नीड टू हैव गुड रिसर्च थीसिस। अगर आपने थीसिस किया है तो उस थीसिस से आप पेपर निकालें, और ये जो पेपर है या ये जो कोर्सेज है, ये आपके CGPA को कंपेंसेट करता है। इसी तरह से अगर आपका CGPA 3 से भी कम है तो फिर आपको और भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको आइल्स के लिए जाना पड़ेगा, आपको टॉफिल और GRE, इंटरनेशनल GRE या सब्जेक्ट GRE, उसका एग्जाम देना पड़ेगा ताकि आप कंपेंसेट करें। बहरहाल अगर आपका CGPA 3.5 या 3.5 प्लस है तो आप आसानी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। अब स्कॉलरशिप्स जो होते हैं, इनकी अपनी क्राइटेरिया होती है, हर स्कॉलरशिप की अपनी क्राइटेरिया होती है। कुछ स्कॉलरशिप ऐसे होते हैं जो कि नीड बेस्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने पाकिस्तान में भी देखा होगा कि HEC ग्रांट करती है या अवार्ड करती है HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स, और वो हर डिपार्टमेंट में, हर यूनिवर्सिटी में चुनिंदा यानी कुछ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को ही वो एलोकेट करते हैं या स्कॉलरशिप्स अवार्ड करते हैं, हर किसी को वो नहीं देते। इसी तरह से बाहर की दुनिया में भी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स होती है। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक जो है वो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स देते हैं, जहां पे आपको वो पैसे कर्ज के तौर पे देते हैं, और जब आप अपनी एजुकेशन पूरी करते हैं तो आप उनको वो पैसे आहिस्ता आहिस्ता से रिटर्न करते हैं। इसी तरह से देयर आर सम स्कॉलरशिप्स जो कि स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी, स्टेट, कंट्री या ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के लिए ऑफर होती है। फॉर एग्जांपल, देयर आर सम स्कॉलरशिप्स जहां पे आसियन कंट्रीज जो है ये अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें इंडिया या फिलिपाइन वगैरह आते हैं। इसी तरह से थाईलैंड में कभी कभार इस तरह की स्कॉलरशिप्स अनाउंस होते हैं, जिनके लिए वो स्पेसिफाई करते हैं कि इस कंट्री के लोग अप्लाई कर सकते हैं, इस कंट्री के नहीं कर सकते। और इसी तरह से कभी कभार
ट्वास वगैरह में भी जो है ऐसे स्कॉलरशिप अपर होते हैं जहाँ पे वो स्पेसिफाई करते हैं कि इस स्कॉलरशिप के लिए कौन अप्लाई कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। बहरहाल जो तीसरा टाइप है हमारा लेना देना स्पेसिफिकली इससे है। इस टाइप के जो स्कॉलरशिप्स होते हैं ये अक्रॉस द ग्लोब ओपन स्कॉलरशिप होते हैं और कोई भी बंदा इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। अब ये जो वीडियो है ये बेसिकली उन लोगों के लिए जिनको स्कॉलरशिप के हवाले से कुछ भी नहीं पता, या वो बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, या अभी उनकी बीएस की डिग्री या एमएस की डिग्री कंप्लीट हुई है एंड दे वांट टू स्टडी एट अ हायर डोमेन, और वो स्कॉलरशिप के बेस पे, तो ये उनके लिए है। अब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? हर एक स्कॉलरशिप के अपने अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं। हाउएवर ये जो स्लाइड है ये बेसिकली समराइज करता है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हो सकते हैं। सबसे पहली बात जो आपके माइंड में होनी चाहिए तो वो ये है कि कोई भी स्कॉलरशिप जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म के बगैर जो है वो आप उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो एप्लीकेशन फॉर्म आप हमेशा फिल करते हैं और उस एप्लीकेशन फॉर्म के बेस पे आप अप्लाई करते हैं। तो आपका ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये कंप्लीट होना चाहिए, हर एस्पेक्ट पे ये कंप्लीट होना चाहिए। इसी तरह से आपका जो पैसपोर्ट है ये एटलीस्ट 1 साल के लिए वैलिड होना चाहिए। अगर 1 साल के लिए नहीं है तो जब आप अप्लाई करें तो एटलीस्ट 6 महीनों के लिए ये वैलिड हो। बट इट इज अ गुड आइडिया टू हैव अ passport which is valid for more than 1 year। इसी तरह से आपकी डिग्रीज और ट्रांसक्रिप्ट्स आपके हैंड पे होने चाहिए, और आपके ये जो डिग्रीज और ट्रांसक्रिप्ट्स है ये आपके बीएस ऑनर्स या एमएससी यानी 16 ईयर एजुकेशन के होने चाहिए अगर आप एमएस एमफिल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह से अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये एमएस या एमफिल की डिग्री जो है आपके पास होनी चाहिए। इसी तरह से कभी कभार कुछ यूनिवर्सिटीज या कुछ ऑर्गेनाइजेशंस या कुछ स्कॉलरशिप स्कीम्स उनके लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो वो आपसे कॉपीज मांगते हैं डिग्रीज और ट्रांसक्रिप्ट के हार्ड फॉर्म में। तो समटाइम्स दे डिमांड कि ये जो ट्रांसक्रिप्ट या डिग्रीज की कॉपीज है ये नोटराइज्ड होने चाहिए। अब ये नोटराइजेशन का जो प्रोसेस है ये मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में बताया है। अगले स्लाइड पे मैं दोनों वीडियो के थंबनेल्स आपके लिए जो है पुट करता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो उनको नेविगेट करना। तो कभी कभार ये आपको बताते हैं कि आप नोटराइज डिग्रीज जो है या ट्रांसक्रिप्ट जो है वो काइंडली सेंड करें, और कभी कभार ये अटेस्टेड डॉक्यूमेंट से भी इनका काम हो जाता है। इसी तरह से कौन कौन से स्कॉलरशिप्स, फॉर एग्जांपल आप कोरियन गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करते हैं या फिर आप चाइनीज गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो दे आस्क यू टू हैव नोटराइज्ड डॉक्यूमेंट्स। इसी तरह से आप कुछ स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल आंसू जो कि हाईएस्ट पेड स्कॉलरशिप है चाइना में, तो उसके लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको हार्ड में डॉक्यूमेंट्स भेजने की जरूरत ही कोई नहीं, आप सॉफ्ट में अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं एंड दैट्स इट। इसी तरह से डिग्रीज और ट्रांसक्रिप्ट्स के अलावा देयर आर सम स्कॉलरशिप्स जिनमें आइल्स या टॉफल या फिर जीआरई की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेशन या ये एग्जाम्स आप देते हैं और ये क्वालिफाई करते हैं और ये आपके पास है तो इट डबल्स योर चांसेस ऑफ सिलेक्शन। तो ये आपके सिलेक्शन के चांसेस जो है वो डबल कर देते हैं। आइल्स टॉफल या जीआरई अगर आपके पास है तो आप बेहतरीन से बेहतरीन स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। अगर आपके पास टॉफल और इंटरनेशनल जीआरई या सब्जेक्ट जीआरई है तो आप फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के लिए लेट से अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से तुर्की की कुछ स्कॉलरशिप है, फॉर एग्जांपल तुर्की बुर्सलरी स्कॉलरशिप या ट्यूबेटेक, तो उसके लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपसे जीआरई वो मांगते हैं। कभी कभार जीआरई वो वेव अप करते हैं और टॉफल मांगते हैं। इसी तरह से कुछ कंट्रीज है जो कि आइल्स मांगते हैं। अब हर एक कंट्री जो है उसका जो रिक्वायर्ड बैंड है या रिक्वायर्ड स्कोर है जीआरई या फिर आइल्स में वो डिफरेंट होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज 6.5 डिमांड कर सकती है, कुछ यूनिवर्सिटीज 7 बैंड्स डिमांड कर सकती है, और इसी तरह से कुछ यूनिवर्सिटीज 5.5 भी एग्री हो जाते हैं वो कि ये भी ठीक है। फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया की जो यूनिवर्सिटीज है बेहतरीन तरीके से वो ग्रूम कर रहे हैं और बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप दे रहे हैं।
किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी, किंग अब्दुल अजीज, किंग सऊद यूनिवर्सिटी, किंग फैसल यूनिवर्सिटी, लेट से। इसी तरह से दूसरे यूनिवर्सिटीज, या किंग खलीफा है, या प्रिंस खलीफा यूनिवर्सिटी है, खलीफा यूनिवर्सिटी है दुबई में, या इस तरह से यूनाइटेड स्टेट यूनिवर्सिटी अब शारजा है। तो ये जो यूनिवर्सिटी है सऊदी या दुबई में, वो 5.5 बैंड्स भी कभी कभार वो करते हैं कि ठीक है, वी आर एग्री टू इट, और उन्होंने रिक्वायरमेंट भी 5.5 बैंड्स की ही रखी होती है। तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज जो है वो डिफरेंट बैंड्स या डिफरेंट स्कोर्स जो है वो डिमांड करते हैं। तो वो आपके स्कॉलरशिप पे डिपेंड करता है। इसी तरह से सम ऑफ द स्कॉलरशिप आर समटाइम्स, मोस्ट ऑफ द स्कॉलरशिप डिमांड आ रिसर्च प्रपोजल, आ रिसर्च प्लान, कभी कभार स्टडी प्लान से भी काम चल जाता है। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो रिसर्च प्रपोजल या रिसर्च प्लान, और अगर कभी कभार आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो दे विल आस्क यू टू प्रोवाइड अ स्टडी प्लान। तो आप स्टडी प्लान जरूर बनाएं। और इसी तरह से आपको हजारों के तादाद में स्पेसिमेंस मिल जाएंगे गूगल से। यू जस्ट नीड टू गूगल देम, उनको देके उनसे सीखे, और फिर उसी तरह से अपना जो स्टडी प्लान है वो आप ड्राफ्ट करें। इसी तरह से रिसर्च प्रपोजल या रिसर्च प्लान भी। समटाइम्स कुछ स्कॉलरशिप्स आपसे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जिसको लेटर ऑफ मोटिवेशन भी कहा जाता है, कभी कभार ये भी रिक्वायर करते हैं। अब लेटर ऑफ मोटिवेशन या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हो सकता है आप लोगों के लिए एक नया टर्म हो। तो ये बेसिकली आपके फ्यूचर गोल्स और आपके ऑब्जेक्टिव्स को एक्सप्लेन करता है कि आप फ्यूचर में क्या करना चाह रहे हैं, या आप अगर मास्टर्स के लिए आना चाह रहे हैं तो व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स मोटिवेटेड यू टू बी इन अ मास्टर प्रोग्राम और इन अ पीएचडी प्रोग्राम। आपका पर्पस क्या है, आप ये क्यों करना चाह रहे हैं, अगर आप ये कर ले तो फ्यूचर में आप क्या करेंगे। तो ये बेसिकली कभी कभार कुछ जो है स्कॉलरशिप्स ये डिमांड करते हैं कि आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या मोटिवेशन लेटर जो है वो आप अपलोड करें या प्रोवाइड करें। अब याद रखिए कि आप जब भी मोटिवेशन लेटर लिख के या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख के, तो आप ये जो लेटर ऑफ मोटिवेशन है प्रॉपर लेंथ का लिख के, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन इसमें ना हो, रॉन्ग इंफॉर्मेशन कभी भी ना दे, और आप रीजन जरूर बताएं कि व्हाई यू आर अप्लाइंग फॉर दैट सॉर्ट ऑफ स्कॉलरशिप और फॉर दैट वेरी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप। आप क्यों चाहते हैं कि ये स्कॉलरशिप आपको मिले, व्हाई डू यू थिंक दैट यू आर द बेस्ट फिट फॉर द स्कॉलरशिप। तो ये आप जरूर मेंशन करें। इसके अलावा आपके पास रिकमेंडेशन लेटर्स प्रिपेयर होने चाहिए। अगर आपने अभी अपने बीएस की डिग्री कंप्लीट की है, अपने एमएस की डिग्री कंप्लीट की है, तो अपने सुपरवाइजर और अपने डिपार्टमेंट के किसी दूसरे टीचर से जरूर आप रिकमेंडेशन लेटर्स ले। 2 रिकमेंडेशन कम से कम आपके पास होने चाहिए, और अगर 3 रिकमेंडेशन लेटर्स आप ले सकते हैं तो वो जरूर ले। इसी तरह से रिकमेंडेशन लेटर जब आप ले तो इन टीचर्स को ये जरूर बताएं कि इसमें आप सिर्फ ये ना लिख के कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट था, या मैं जो है एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था, बल्कि उनको ये कहे कि आप इस लेटर में ये मेंशन करें, इस रिकमेंडेशन लेटर में, कि मैं कैसा स्टूडेंट था। जिस तरह से कहानियां लिखी जाती है पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, या फिर इंडिया में, वो कहानियां ये लिख दे। लेकिन साथ में ये भी लिख दे कि हाउ यू नो मी, आप मुझे कैसे जानते हैं, या आप कौन सी चीज ऐसी फील करते हैं कि ये मेरी पर्सनालिटी में एक स्ट्राइकिंग चीज है। फॉर एग्जाम्पल, मैं टीम वर्क के साथ अच्छा था, या मैं सोशल सर्कल में, सोशल जो हमारी एक्टिविटीज होती थी उनमें बेस्ट था, या मैं अपना काम टाइमली करता था, या मैं बहुत ज्यादा डेडिकेटेड और हार्ड वर्किंग था, या मैं अपने टास्क जो है वो टाइमली पूरे करता था, या मैं लैब को बहुत ज्यादा टाइम देता था, या आपके सब्जेक्ट में जो टॉप 5% स्टूडेंट्स थे उनमें फॉल करता था। तो इस तरह की चीजें आप लिखवाएं। कभी कभार कुछ स्कॉलरशिप डिमांड करते हैं कि सीवी यानी करिकुलम वाइटी, और कभी कभार ये डिमांड करते हैं कि रिज्यूमी। तो अब रिज्यूमे या फिर करिकुलम वाइटी यानी सीवी में क्या फर्क है। सीवी लेंथी होती है और सीवी में आप सब कुछ मेंशन करते हैं। रिज्यूमे में आप जो चीदा चीदा पॉइंट्स है वो लिखते हैं, टू द पॉइंट लिखते हैं, और ज्यादा लंबा चौड़ा बहस आप उधर नहीं करते। इसी तरह से अगर आप आर्ट्स या डिजाइन या आर्ट्स एंड डिजाइन से रिलेटेड स्टूडेंट है तो आपका पोर्टफोलियो भी वो मांग सकते हैं। इसी तरह से कुछ स्कॉलरशिप कभी कभार बीएस के लेवल पे रिसर्च एसेस का कहते हैं कि आप रिसर्च एसे लिख के सबमिट करें। तो ये आपका ये जो रिसर्च एसे है, ये बेसिकली स्कॉलरशिप से जो रिलेटेड टॉपिक्स है उन टॉपिक्स के ऊपर आप एसे लिखते हैं, मजमून लिखते हैं। इसी तरह से कुछ जो हमारे पास स्कॉलरशिप है उसमें मेडिकल सर्टिफिकेट,
फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म या फिजिकल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, या चाइना में फॉरेनर फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म उसको कहते हैं, तो वो आप फिल करते हैं। इसी तरह से कुछ स्कॉलरशिप्स जो होते हैं वो आइल्स और जीआरई और टॉफिल वगैरह के बजाय वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक इंग्लिश मीडियम स्कूल से या कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, तो उसके बाद आप एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट वहां से ले सकते हैं। आप अपने डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन से, अपने फैकल्टी के डीन से या फिर रजिस्ट्रार के ऑफिस से ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट ले सकते हैं। अमूमन जो सर्टिफिकेट हम लेते हैं उसमें ये लिखा जाता है कि ही आर शी इज हैविंग अ मास्टर्स इन zoology, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और वट एवर इट मे बी, बट वो लिख देते हैं कि द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज इंग्लिश और दैट्स इट। तो इसके बजाय आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि एक स्टेटमेंट वो और लिख दे कि यू आर प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश एज फार एज योर सोशल सिनेरियोज और सोशल सर्कमस्टांसेस आर कंसर्न, यानी सोशली आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं एंड इन द थिंग्स लाइक दिस। इसी तरह से कुछ स्कॉलरशिप पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट या नो क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट या नो क्राइम सर्टिफिकेट भी इंक्वायर करती है कि यार आप पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी सबमिट कराए। फॉर एग्जांपल चाइना के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो आपके पास पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में बताया था कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट पाकिस्तान में 6 महीनों के लिए होता है। तो अगर आप सीरियस नहीं है अपने अप्लाई में और 6 महीनों के अंदर यू डोंट थिंक दैट यू विल बी एबल और यू वुड बी कैपेबल टू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, तो फिर आप पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट विद होल्ड पे रखें, और जब आप अप्लाई करने के लिए रेडी हो तो तब ही आप ये पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनाएं। इसके अलावा अगर आपके कुछ अवार्ड्स वगैरह है तो समटाइम्स वो भी आपसे पूछते हैं कि अगर कोई अवार्ड है, गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल आपके पास है, तो ये ब्रॉन्ज, सिल्वर मेडल या फिर ये गोल्ड मेडल जो है ये आपको एक अपर हैंड दे देता है और ये आपको हेल्प करता है कि सुपरवाइजर आपको प्रायोरिटाइज करे दूसरे स्टूडेंट्स के ऊपर। इसी तरह से अगर आपके पास पब्लिश्ड रिसर्च आर्टिकल्स है तो सम ऑफ द सुपरवाइजर, सम ऑफ द स्कॉलरशिप्स, they ask you to provide them with your published research articles। कभी कभार पोस्ट डॉक्टरेट के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो कहते हैं कि प्रोवाइड योर बेस्ट 2 or 3 आर्टिकल्स जिसमें आप प्रिंसिपल ऑथर हो। इसी तरह से जब आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो अमूमन वो आपकी पब्लिश्ड रिसर्च आर्टिकल्स के बेस पे डिसाइड करते हैं कि हाउ गुड यू आर एज अ स्टूडेंट। बहरहाल अगर आपका सीजीपीए 3.5 से कम है तो आई वुड स्ट्रांगली अर्ज कि आप क्या करें कि आप जरूर अपने रिसर्च आर्टिकल्स जो है उस पर फोकस करें, रिसर्च थीसिस से रिसर्च आर्टिकल निकाल के पब्लिश करें। इट विल डबल योर चांसेस ऑफ सिलेक्शन। इसी तरह से कभी कभार कुछ स्कॉलरशिप्स होते हैं जिनमें आपको एक्सेप्टेंस लेटर की जरूरत होती है। तो मेरी लास्ट जो 2 वीडियोस थी स्कॉलरशिप्स में उसमें मैंने बताया है कि आप स्कॉलरशिप के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको ईमेल किस तरह से करनी चाहिए और आपको क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी चाहिए। बहरहाल अगर स्टिल यू नीड सम हेल्प तो पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन योर क्वेश्चन, put down your question in the comment section and I will respond as soon as possible or as per my convenience। मैं specimens भी provide कर सकता हूँ if you need it। इसी तरह से I already recorded 2 videos, one on Chinese government scholarship and one on ANSU, and thank you very much for your very positive feedback on these 2 videos। However, I'm going to put down links to both of these videos in the description section, और अगर आपको चाहिए ये वीडियोस तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन से आप नेविगेट कर सकते हैं इन वीडियोस को और आप देख सकते हैं। चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में मैंने कंप्लीट जो आपको एप्लीकेशन पैकेज मैंने अभी बताया है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, तो ये वीडियो बेसिकली आपको तारुली ये बताती है कि आप कैसे पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनाएंगे, कैसे आप हेल्थ एंड फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो फिल करेंगे और किस तरह से आप दूसरी चीजें करेंगे। इस वीडियो में जो कि हाईएस्ट पेड स्कॉलरशिप इन चाइना है आंसू, इसके हवाले से ये भी बेसिकली एक बिगिनर गाइड था और बिल्कुल अगर आप स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं और आप आंसू के लिए अप्लाई करना चाह रहे
तो आंसू की कंप्लीट डिटेल कि कितनी स्कॉलरशिप है, कितने अमाउंट में है, कितने बेनिफिट्स है इसके, और इसी तरह से इसी स्कॉलरशिप में मैंने स्कॉलरशिप वाली वीडियो में बहुत सारे लिंक्स दिए हैं कि आंसू का क्या है, और आंसू यूएसटीसी और यूकेएस के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, तो उनके लिंक्स मैंने प्रोवाइड किए हैं उधर। तो इफ यू नीड हेल्प रिगार्डिंग प्रिपेयरिंग योर एप्लीकेशन पैकेज, तो आपको ये वीडियो और टू सम एक्सटेंट ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। अब आप जब स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको कुछ चीजों का बहुत ज्यादा केयर करना चाहिए। अब ये जो केयर है, ये कभी कभार हम जो मिस्टेक्स कर जाते हैं, मिस्टेक्स नहीं कहूंगा, कभी कभार हम ब्लंडर्स कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल, हम स्कॉलरशिप के लिए ईमेल करते हैं प्रोफेसर को या पोटेंशियल सुपरवाइजर को, लेकिन हम ईमेल लिख लेते हैं, लेकिन ईमेल के साथ जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हम अटैच करना भूल जाते हैं। अपनी रिसर्च सीवी या अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, ट्रांसक्रिप्ट्स और डिग्रीज, कभी कभार हम अपना स्टेटमेंट, पर्पस स्टेटमेंट, मोटिवेशन लेटर, रिसर्च प्रपोजल, स्टडी प्लान, जो भी है वो हम भूल जाते हैं अटैच करना। तो काइंडली अटैच ऑल योर डॉक्यूमेंट्स, पहली बात जो रिक्वायर्ड है। दूसरी बात कि अटैच ओनली दोज डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड। कभी कभार हम ये करते हैं कि जी हमारा तो अनसर्टन सा होता है सिनेरियो, तो एमएससी जूलॉजी के साथ हम लोग जो है कंप्यूटर के डिप्लोमे भी करते हैं, एमसीटीएस भी करते हैं, एमसीआईटीपी भी करते हैं, एमसीएससी भी करते हैं। तो जब हम अप्लाई करते हैं एमफिल जूलॉजी के लिए या एमफिल बायोटेक्नोलॉजी के लिए, तो हम एमसीआईटीएस वगैरह के डिप्लोमे और डिग्रीज भी अपलोड कर देते हैं। तो जो रिक्वायर्ड है सिर्फ वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, ना कि बम्बार्ड करें सुपरवाइजर की ईमेल को या उसके गूगल ड्राइव को विद योर डॉक्यूमेंट्स। इसी तरह से अगर आप अप्लाई करें और या अप्लाई करते हैं, तो आपके पास ये बेहतरीन एक टूल है कि आप अपने साथ फोटोकॉपीज या स्कैन्ड कॉपीज उसके रख ले आपके अपने हिसाब से, एंड इट विल बी फॉर योर ओन सेफ्टी। कभी कभार हमारे डॉक्यूमेंट्स डिलीवर नहीं हो पाते, फिर आपको ईमेल करता है सुपरवाइजर कि आपका डॉक्यूमेंट अभी तक नहीं पहुंचा, डेडलाइन पहुंच रही है या डेडलाइन नजदीक है, तो आपके पास अगर फोटोकॉपीज या जो भी इस तरह के सॉफ्ट में या हार्ड में है, तो इट विल हेल्प यू। तो आपकी अपनी सेफ्टी के लिए आप फोटोकॉपीज रख लें। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स आप भेजते हैं उनमें स्पेलिंग, ग्रामेटिकल या फिर सिंटैक्स वाइज मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए। इसके अलावा आप जब भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें, तो आप अपना एप्लीकेशन पैकेज along with required documents, required materials, फॉर एग्जाम्पल जिसमें पासपोर्ट का फ्रंट पेज है, या फिर स्टडी प्लान है, या फिर आपके एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स है, डिग्रीज हैं, ये सारे आप अपने एप्लीकेशन पैकेज के साथ सबमिट कर दिया करें बिफोर क्लोजिंग डेट, ड्यू डेट। क्योंकि जब आप क्लोजिंग डेट या ड्यू डेट के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं या आपके डॉक्यूमेंट्स उधर पहुंचते हैं, तो आपका सुपरवाइजर या आईएसओ के का ये होता है माइंड में कि he or she is not interested or not serious in this opportunity or in this scholarship, तो वो फिर आपको कंसिडर नहीं करते और आपका एप्लीकेशन स्ट्रेट अवे रिजेक्ट करते हैं। To avoid rejection, you need to send your required material and your application before the closing date. इसके अलावा जो सीवी आप बनाते हैं, ये तो दो चीजें इसमें आप याद रखिए। पहली तो ये बात कि ये एक रिसर्च सीवी होनी चाहिए। रिसर्च सीवी का मतलब ये कि उसमें आपका रिसर्च मेंशन हो, आपकी थीसिस का टाइटल जो आपने बीएस, एमएससी, एमफिल, एमएस में किया है वो, इसके साथ साथ अगर आपके पेपर्स है तो वो, इसके साथ साथ अगर आपकी कॉन्फ्रेंसेस है, आपके सेमिनार्स है, या आपने कोई एब्स्ट्रैक्ट वगैरह पब्लिश किया है, आपने कोई बुक चैप्टर पब्लिश किया है, या उसमें आप एज अ को ऑथर है, वो आप एनलिस्ट करें। इसके अलावा अगर आपको लैब एक्सपीरियंस है, आपको रिसर्च टूल्स, रिसर्च इक्विपमेंट्स, रिसर्च मशीन्स के हवाले से आपको पता है, तो जरूर वो आप इन्वेस्ट करें। लेकिन याद रखिए कि ये झूठ नहीं होना चाहिए। मैंने बहुत सारे ऐसी सीरीज रिव्यूज किए हैं अभी रिसेंटली अपने स्टूडेंट के लिए, कि जब मैं रिव्यू कर रहा था तो आई वाज शॉक कि बीएस के लेवल पे कैसे एक बंदा जो है वो सीक्वेंसिंग और पीसीआर और आरटीपीसीआर और क्यूपीसीआर और बायोकेमिकल एनालाइजर और हेमेटोलॉजिकल एनालाइजर, और इसी तरह से बॉटनी का बच्चा जो है वो साथ में ये भी लिख रहा है कि मैं एचपीएलसी भी चला सकता हूँ, मैं प्रोटॉन एनएमआर और सिंपल एनएमआर भी चला सकता हूँ। तो इस तरह की कहानियां ना लिख के, जो हकीकत है वो लिख के। इसके अलावा
हमेशा अपनी सीवी जो है वो वेल फॉर्मेटेड रख के। कभी कभार हम जो है सीवी का ये एक बहुत बड़ा एक जो फैक्टर मेरे सामने आया है वो ये है कि हमारी सीवी अलाइन नहीं होती, लाइंस जस्टिफाइड नहीं होते। इसी तरह से किसी किसी जगह हमने एक जगह जैसा फॉन्ट यूज किया होता है, अगली जगह हमने कोई और फॉन्ट यूज किया होता है। कहीं पे हमारा जो फॉन्ट है उसका साइज कुछ और होता है, जो वर्ड्स है कहीं पे कुछ और होता है, कहीं पे 11 फॉन्ट साइज होता है, कहीं पे 12 फॉन्ट साइज होता है, कहीं पे कैलेबरी होता है, कहीं पे टाइम न्यू रोमन्स होता है। तो इट इज नॉट गुड, वेल फॉर्मेटेड होनी चाहिए। इसी तरह से अगर मोटिवेशन लेटर और रिसर्च प्रपोजल है तो वो वेल ड्राफ्टेड होना चाहिए। ग्रामर, स्पेलिंग और सिंटैक्स, इसी तरह से स्ट्रक्चरल कंपोजिशन जो पैराग्राफ्स के होते हैं उस पर जरूर आप फोकस कर दिया करें। इसी तरह से जब आप ईमेल लिखेंगे तो प्रॉपर स्ट्रक्चर में होना चाहिए, फ्री ऑफ एरर्स होना चाहिए। और इस पे अगेन जो लास्ट स्लाइड पे मैंने 2 वीडियोस बताई है उसमें मैंने एक प्रॉपर ईमेल स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में बात की है। तो अगर आपने नहीं देखी तो वहां से आप हेल्प ले सकते हैं। अब अक्रॉस द ग्लोब देयर आर डजन्स ऑफ स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो कोशिश करते हैं और जो कोशिश करते हैं कि यार हमें कोई स्कॉलरशिप मिल जाए, और डेडिकेटेडली, ये ना हो कि वो अपने जॉबलेसनेस को एस्केप करने के लिए बस कभी इसको कहे कि डॉक्यूमेंट अपलोड करो, कभी इसको कहे कि मेरे डॉक्यूमेंट्स है तो आप अप्लाई करो। ये वो चीजें नहीं चाहिए। आप अपना 3-4 माह जो है, 3-4 मंथ्स जो है वो आप लगा ले इस एप्लीकेशन पैकेज को प्रिपेयर करने पे जो मैंने आपको लास्ट वाली स्लाइड्स पे बताया है। अब आते हैं स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस द ग्लोब्स पे। तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या यूरोपियन कंट्रीज में अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो देयर आर डजन्स ऑफ स्कॉलरशिप्स। सबसे पहला और खूबसूरत स्कॉलरशिप जो दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप समझा जाता है वो हमारे पास है फुल ब्राइट स्कॉलरशिप। अगर आपके पास इंटरनेशनल जीआरई, सब्जेक्ट जीआरई और टॉफिल है तो यू आर एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप, और स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं यूएसए में। इसी तरह से नाइट हेनेसे स्कॉलर्स प्रोग्राम होता है यूएसए में, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यूके में अप्लाई करना चाह रहे हैं ब्रिटिश काउंसिल के थ्रू तो कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डार्ट स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं जर्मनी के लिए। शिवनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं यूके में। एंड्योर स्कॉलरशिप एंड फेलोशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया। स्कॉलरशिप मीन पर पीएचडी एंड फेलोशिप मीन के पोस्ट डॉक्टरेट के भी ये देते हैं। स्टिपेंडियम हंगरिकम स्कॉलरशिप हंगरी में है। मैरी क्यूरी स्कॉलरशिप जो है ये यूरोपियन कंट्रीज के लिए है। एरेस्मस मुंडस या एरेस्मस मुंडास भी कभी कभार इसको कहते हैं, या कभी कभार जाइंट मास्टर प्रोग्राम ये देते हैं, एरेस्मस प्लस एक्सचेंज प्रोग्राम, जहां पे आप अपने मास्टर्स के दौरान 2-3 कंट्रीज से अपना मास्टर करते हैं, कोर्स वर्क कहीं और पढ़ते हैं, रिसर्च को ही कहीं और करते हैं। फॉर एग्जांपल आप नीदरलैंड में लेट से अपना कोर्स वर्क पढ़ते हैं और फिर किसी और यूरोपियन कंट्री में स्पेन में लेट से आप जाते हैं अपना रिसर्च करने। तो ये इसी तरह से स्विट्जरलैंड में स्विस गवर्नमेंट एक्सेलेंस स्कॉलरशिप से हाईली पेड स्कॉलरशिप। इसी तरह से आयरलैंड के लिए गवर्नमेंट ऑफ आयरलैंड पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। अब एक ही स्लाइड पे आप देखें कि कितने सारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हैं। अब आपने क्या करना है, आपने इन स्कॉलरशिप्स के ऑफिशियल पेजेस पे जाके, ऑफिशियल पेजेस पे कैसे जाएंगे, यू जस्ट नीड टू गूगल देम, और गूगल करने के बाद इनके ऑफिशियल पेजेस को आप बुक मार्क करें और टाइम टू टाइम इन पे जाएं, और जब भी ये अनाउंस हो तो अनाउंसमेंट के बाद आप वहां पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से इन ही ममालिक के लिए, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या यूरोपियन कंट्रीज के लिए ये और भी बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप्स है जिन पे आप अप्लाई कर सकते हैं। बेल्जियम के लिए, हॉलैंड के लिए, फ्रांस के लिए, डेनमार्क के लिए, इटली के लिए, यूके के लिए, नीदरलैंड, रोमानिया, स्वीडन और ब्राजील के लिए। इसी तरह से इन कंट्रीज में कुछ यूनिवर्सिटीज होते हैं जो स्पेशलाइज्ड या यूनिवर्सिटी बेस्ड स्कॉलरशिप्स देते हैं, और ये स्कॉलरशिप्स कभी कभार यूनिवर्सिटी अपने फंड से देते हैं और कभी कभार ये स्कॉलरशिप्स ये यूनिवर्सिटीज, इन यूनिवर्सिटीज में जो प्रोजेक्ट्स हैं उन प्रोजेक्ट्स की बेस पे देते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जो है ये रोड स्कॉलरशिप्स देते हैं। इसी तरह से शिफील्ड जो है ये देते हैं स्कॉलरशिप्स। इसी तरह से एचडीआर रिसर्च स्कॉलरशिप मैक्वेरी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में आपको मिल जाता है। इसी तरह से ईटीएच जो है एक्सेलेंस स्कॉलरशिप के नाम से स्कॉलरशिप देते हैं स्विट्जरलैंड में। और इसी तरह से यू कैन सी कि ये यूनिवर्सिटी जो है ये आप
सर्च करें, और सर्च करने के बाद यू विल कम टू नो कि ये हर साल अपने प्रोजेक्ट्स के बेस पे बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप्स देते हैं इन डिफरेंट डोमेन्स। इसके बाद अगर हम एशियन कंट्रीज की बात करें, तो मुझे एशिया में जो सबसे प्रेस्टीजियस स्कॉलरशिप लगता है वो सिंगा है, ए स्टार सिंगापुर का, सिंगापुर इंटरनेशनल ग्रेजुएट प्रोग्राम। ये मुझे सबसे प्रेस्टीजियस स्कॉलरशिप लगता है। और ये स्कॉलरशिप जो है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर और नन्यांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी और इसी तरह से सिंगापुर के दूसरी यूनिवर्सिटीज के लिए, बहरहाल जो दो मैंने बताए हैं उनके लिए ये स्कॉलरशिप ये देते हैं, एंड दे आर वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज, वंडरफुल वंडरफुल यूनिवर्सिटीज। तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद मुझे अगर दूसरे नंबर पे सबसे कोई प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप लगता है तो ये हांगकांग पीएचडी फेलोशिप या HKPFS जो हांगकांग में होता है, और हांगकांग के जो 5 यूनिवर्सिटीज है वंडरफुल यूनिवर्सिटीज, उनके लिए ये अवार्ड करते हैं। सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, चाइनीज यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, और इस तरह से हांगकांग में और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, एंड दे आर वंडरफुल यूनिवर्सिटीज। ये जो ननयांग और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर की मैं बात कर रहा हूँ, both these universities ranks in top 20 universities across the globe, और हांगकांग की यूनिवर्सिटीज भी टॉप 60 में, दोनों जो मैंने नाम लिए हैं फॉल करते हैं। इसी तरह से इसके बाद जो मुझे सबसे प्रेस्टिजियस लगता है वो केस टॉस स्कॉलरशिप था, जो केस या यूएसटीसी के लिए देते थे। फिलहाल इस स्कॉलरशिप को 2019 के बाद आंसू स्कॉलरशिप के नाम से जाना जाता है, और ये चाइना में सबसे हाईएस्ट पेड स्कॉलरशिप है। और ये स्कॉलरशिप मिलता है यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना और यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज, इन दो यूनिवर्सिटीज के लिए। ये बड़ा प्रेस्टिजियस और हाईली पेड स्कॉलरशिप है, और जिसमें आपको अगर आप पीएचडी करने जाते हैं तो आपको 2 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी रुपीस पर मंथ मिलते हैं, डॉमेट्री और बाकी सब चीजों के अलावा। इसके बाद जो मुझे सबसे प्रेस्टिजियस लगता है वो लगता है ताइवान इंटरनेशनल ग्रेजुएट प्रोग्राम स्कॉलरशिप, TIGP। तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। साउथ कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप बहुत जबरदस्त स्कॉलरशिप है। इसी तरह से मैक्स जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कल्चर स्पोर्ट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी जापान वाला स्कॉलरशिप है, ये बहुत बेहतरीन स्कॉलरशिप है। तुर्की के 2 स्कॉलरशिप्स होते हैं, एक तो तुर्की बुर्सलरी है, टर्किश गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, और इसी तरह से ट्यूबिटेक रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम इनका होता है। तो ये बहुत प्रेस्टिजियस और बहुत मुश्किल से मिलता है, और एज कम्पेयर टू दिस ये थोड़ा आसानी से मिल जाता है क्योंकि ये सीट्स ज्यादा होते हैं। ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के स्कॉलरशिप्स होते हैं, और ये ओवरऑल गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप्स। इसी के अलावा चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स भी देते हैं, और वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के बेस पे वो वन बेल्ट वन रोड स्कॉलरशिप भी देते हैं। ये उन कंट्रीज के लिए होते हैं जो वन बेल्ट वन रोड का हिस्सा है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान CPEC का हिस्सा है, और CPEC वन बेल्ट वन रोड का हिस्सा है, तो इसके लिए पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो एशियन कंट्रीज में और भी बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप्स है। फॉर एग्जांपल रशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है रशिया के लिए, ब्रुनाई दारुस्सलाम स्कॉलरशिप है ब्रुनाई के लिए, अजरबैजान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, USM टॉस स्कॉलरशिप है मलेशिया में, यूनिवर्सिटी सेंस मलेशिया के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। यूनिवर्सिटी सेंस मलेशिया बहुत जबरदस्त यूनिवर्सिटी है मलेशिया की, और मलेशिया में कुछ यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी मलाया, यूनिवर्सिटी सेंस मलेशिया, यूनिवर्सिटी पुत्र मलेशिया, ये बहुत हाई रैंक यूनिवर्सिटीज है। तो इनके लिए मलेशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप होता है जिसको मलेशियन इंटरनेशनल स्कॉलरशिप कहते हैं। तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बहरहाल टॉस के बेस पे आप USM यूनिवर्सिटी सेंस मलेशिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से थाईलैंड गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स भी होते हैं, और थाईलैंड के बहुत सारे यूनिवर्सिटीज है जो कि यूनिवर्सिटी बेस्ड स्कॉलरशिप देते हैं, तो वहां भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को AIT कहते हैं, तो वो। इसी तरह से OEST के बारे में मैंने बात की थी, तो ओकिनावा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंटर्नशिप्स देते हैं जापान में। UAE भी बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप्स देते हैं, और UAE में यूनिवर्सिटी बेस्ड भी स्कॉलरशिप्स होते हैं, फॉर एग्जांपल खलीफा यूनिवर्सिटी, या फिर UAE की अपनी जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूनिवर्सिटी जो है वो भी बहुत सारे स्कॉलरशिप है। इस तरह से कतर गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी होता है, कतर की यूनिवर्सिटीज भी अपने स्कॉलरशिप्स देते हैं। इसके अलावा
चाइना में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स और यूनिवर्सिटीज हैं जो कि यूनिवर्सिटी बेस्ड या स्टेट बेस्ड स्कॉलरशिप्स देते हैं। फॉर एग्जांपल बीजिंग जो प्रोविंस है चाइना में, वो बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देते हैं और ये सीएससी के बराबर पैसे देते हैं, यानी पीएचडी को 3500 युआन और एमएससी को या मास्टर्स को या एमएस को 3000 युआन। शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप शंघाई की गवर्नमेंट देती है। जियांगसू जास्मीन या जियांगसू गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, जिसको जियांगसू प्रोविंस है, जिसमें नानजिंग सिटी है, नानजिंग से मेरी पीएचडी है, तो जियांगसू प्रोविंस जो है ये जियांगसू जास्मीन के नाम से स्कॉलरशिप हर साल देते हैं। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज अपनी भी स्कॉलरशिप देते हैं। फॉर एग्जांपल चेजियांग यूनिवर्सिटी या चिजियांग यूनिवर्सिटी जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी बेस्ड स्कॉलरशिप्स देते हैं, जिसमें हाई हाई पेड डॉक्टोरल स्कॉलरशिप होते हैं, जो कि सीएससी के अमाउंट के बराबर, या कभी कभार सीएससी 3500 युआन देते हैं तो ये 4000 युआन देते हैं पीएचडी स्टूडेंट्स को। इसी तरह से मास्टर्स को 2000 से 2500 युआन ये देते हैं और अपने यूनिवर्सिटी के बेस पे ये स्कॉलरशिप्स को देते हैं। इसके अलावा किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी या किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है सऊदी अरब में, ये यूनिवर्सिटी देती है स्कॉलरशिप। इसी तरह से ताइवान जेजियांग का जो मैंने अभी बात की, यानचिंग एकेडमी या किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी या खलीफा यूनिवर्सिटी यूएई की, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूनिवर्सिटी, कतर यूनिवर्सिटी, हमाद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी। तो बेसिकली ये यूनिवर्सिटीज जो है कतर, यूएई वगैरह, ये बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप देते हैं। यूएई की कुछ यूनिवर्सिटीज तो 10,000 दरहम जो है स्कॉलरशिप देते हैं, और दरहम का मुझे नहीं पता, इट इज लाइक अराउंड 50+ रुपीज 1 दरहम की बात कर रहा हूँ। तो आप उस हिसाब से देख लें कि 7 लाख तक आपको जो है पर मंथ स्कॉलरशिप मिल जाता है, फ्री अकोमोडेशन, हेल्थ इंश्योरेंस और इन चीजों के अलावा। तो ये बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज है। अब हमारे पास बहुत सारे आपको अपॉर्चुनिटीज मैंने बताए हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कोई 20 एक स्कॉलरशिप्स आपको बताए, बल्कि 20 से भी ज्यादा बताए, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हर जगह पे, तो एशिया में। तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहे और हर साल इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब की टेक अवेज क्या है, वो कौन सी चीजें हैं जो आपको स्कॉलरशिप विन करने में हेल्प करती है। सबसे पहली बात, अगर आप सेमेस्टर सिस्टम में हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो काइंडली आप अपना CGPA 3.5 या 3.5 प्लस रखें। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्कॉलरशिप्स है या बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर्स हैं जो कि प्रेफर करते हैं उन स्टूडेंट्स को जिनका CGPA 3.5 या 3.5 से ऊपर हो। इसके अलावा ये एक चीज माइंड में रखिए। इसके अलावा दूसरी चीज, अगर आपने बीएस में, एमएससी में, एमएस में या एमफिल में रिसर्च किया है, तो आप अपनी रिसर्च थीसिस से रिसर्च आर्टिकल जरूर पब्लिश करवाएं। याद रखें कि आपके जो पेपर है ये इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स में पब्लिश होने चाहिए। इम्पैक्ट फैक्टर का मतलब ये कि जो जर्नल साइटेशन रिपोर्ट या JCR में हो। ऐसा ना हो कि आप बोकस जर्नल्स में या प्रीडेटरी जर्नल्स में अपने पेपर छापे। तो बोकस और प्रीडेटरी जर्नल्स को अवॉइड करें। आपको अगर अंदाजा नहीं होता कि मैं इस जर्नल में पब्लिश या सबमिट करा रहा हूँ अपना पेपर, ये प्रीडेटरी है या बोकस है, तो आप अपनी सुपरवाइजर की हेल्प लें। बहरहाल हमारा तो अल्लाह माफ करे बेड़ा इस हवाले से गर्क है कि हमारे बहुत सारे सुपरवाइजर्स को भी पता नहीं होता। तो आप अपनी फैकल्टी में जो रिसर्च वाइज सबसे एक्टिव फैकल्टी मेंबर हो, उनसे आप पूछ सकते हैं। अगर आपके लैब में पीएचडी या मास्टर्स का कोई स्टूडेंट है जो कि इस हवाले से विजिलेंट है, तो उससे आप पूछें। और अगर उससे भी नहीं कर सकते तो JCR या फिर वेब ऑफ साइंसेस या फिर स्कोपस या फिर मास्टर जर्नल लिस्ट जो है क्लेरिवेट एनालिटिक्स, जिसको थॉमसन रियूटर कहते थे इससे पहले ISI, वहां पे आप चेक किया करें। तो आप बोकस और प्रीडेटरी जर्नल्स को अवॉइड करें जो आपके कंट्री के बाहर, जिसको कोई नहीं जानता, इसका कोई फायदा नहीं होता। तो भले ही इसका इम्पैक्ट फैक्टर 0.1 हो, 0.3 हो, 0.5 हो, 0.7 हो, 1 हो, लेकिन आप प्रीडेटरी जर्नल्स में कभी भी ना छापे। इसके अलावा आप अपने लिए कंट्री स्पेसिफिक जो है टारगेट करें, अपनी स्पेशलाइजेशन जो है वो टारगेट करें, किस स्कॉलरशिप पे आपने अप्लाई करना है वो टारगेट करें। और अगर ये स्कॉलरशिप डिमांड करती है कि आप पहले से ही सुपरवाइजर अपने लिए चूज करें, उसके एक्सेप्टेंस के बेस पे अप्लाई करें, तो प्रोस्पेक्टिव सुपरवाइजर जो आपका पोटेंशियल है उसको अपने माइंड में रखें और उस हिसाब से आप अपनी तैयारी पकड़े।
आपका रिसर्च प्रपोजल या रिसर्च प्लान या स्टडी प्लान जो है ये वेल रिटन होना चाहिए। अगर अगर सुपरवाइजर इन्वॉल्व है तो आप सुपरवाइजर के काम से रिलेटेड रिसर्च प्रपोजल या प्लान बनाएं। लेकिन अगर सुपरवाइजर इन्वॉल्व नहीं है, लेट से तुर्की के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आप फिर इमर्जिंग टॉपिक्स या इमर्जिंग इश्यूज या इमर्जिंग रिसर्च साइट्स जो आपके फील्ड में है उसके हवाले से आप रिसर्च प्लान, रिसर्च प्रपोजल जो है बनाएं। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या मोटिवेशन लेटर वेल रिटन होना चाहिए। ये लंबा नहीं होना चाहिए कि 3-3 पेजेस का आपने मोटिवेशन लेटर या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखा हो, एक ही पेज पे हो और बेहतरीन तरीके से आपने चीजों को समाप्त किया हो। आपकी सीवी जो है वो इजी टू रीड होनी चाहिए, वेल स्ट्रक्चर्ड या अरेंज होनी चाहिए। इसी तरह से फॉन्ट वगैरह के हवाले से वेल फॉर्मेटेड होनी चाहिए, जार्गन फ्री होनी चाहिए और अप टू डेट होनी चाहिए। अगर आपने रिसेंटली कोई ट्रेनिंग वगैरह की है, पेपर आपका पब्लिश हुआ है, तो ज़रूर आप इसमें मेंशन करें। इसके अलावा जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उसको अरेंज और सीक्वेंस का खास ख्याल रखें। वेल अरेंज और वेल सीक्वेंस फॉर्म में वो प्रोवाइड करें। ईमेल्स अगर आप लिखते हैं लेट से, या एप्लीकेशन प्रिपेयर करते हैं, या आपकी एप्लीकेशन का जो कंप्लीट पैकेज है इसकी प्रूफ रीडिंग करें। अपनी ईमेल्स की जो एप्लीकेशन आपने फिल की है उसकी प्रूफ रीडिंग करें और कंप्लीट पैकेज पे बार बार नजरसानी करें कुछ रह तो नहीं गया। इसी तरह से एप्लीकेशन मटेरियल जो है उसको चेकिंग एंड रीचेकिंग एनफ टाइम आप स्पेंड करें। जान छुड़ाने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप अपने फ्यूचर के लिए तैयारी कर रहे हैं एंड फ्यूचर कोई मजाक नहीं है। तो आप स्पेंड करें एनफ टाइम। अगर हार्ड कापीज रिक्वायर्ड है तो आप हार्ड कापीज विद इन ड्यू डेट्स एप्लीकेशन पैकेज पूरा जो आपका है वो आप प्रोवाइड करें। अगर हार्ड कापीज रिक्वायर्ड नहीं है जिस तरह से आंसू के लिए, तो आप विद इन ड्यू डेट अप्लाई करें। और हार्ड में आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए तो सॉफ्ट में वहां पे अपलोड करने होते हैं तो वो प्रोवाइड करें। सबसे जरूरी चीज और सबसे अहम चीज वो जो मैं आपको कहना चाहूंगा, जो आपको स्कॉलरशिप विन कराता है या आपके स्ट्रेंथ्स में से सबसे बेहतरीन स्ट्रेंथ है, वो ये है कि प्रोक्रेस्टिनेट ना करें, अपना टाइम जाया ना करें। सो मैं ये कहूंगा कि से नो टू प्रोक्रेस्टिनेशन, से बाय बाय टू वेस्टिंग योर टाइम। अपने पैकेज पे काम करें, अभी से स्टार्ट करें। इफ यू आर इन योर लास्ट सेमेस्टर और मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो इसी सेमेस्टर से आप अपने एप्लीकेशन पैकेज पे काम करें एंड इंशाल्लाह आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी और आप जरूर बाहर जाएंगे और जरूर जो है दूसरे कंट्री के पैसों पे आप अपनी पीएचडी, अपनी मास्टर्स कंप्लीट करोगे। आप अपनी फैमिली को भी खुशहाल बनाओगे, अपनी फैमिली की लाइफ को भी खुशहाल बनाओगे और वापस आने के बाद अपने लिए भी खूबसूरत और प्रॉस्पेरस लाइफ जो है आप इंशाल्लाह विन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में लिख लिया करें। एज सून एज पॉसिबल फॉर मी आई विल रिस्पॉन्ड विद इन माई हम्बल कैपेसिटी एज पर माई कन्वीनियंस। ठीक है, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, अगर आपको कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके हवाले से आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्राफ्ट कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि उसके हवाले से मैं सेशन रिकॉर्ड करवाऊं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। अल्लाह हाफिज।